शादी एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही शहनाइयों की गूंज, पकवानों की खुशबू और दो परिवारों के मिलन का एक खूबसूरत सपना आंखों के सामने तैरने लगता है। ये एक ऐसा दिन होता है जिसके लिए हर लड़की बचपन से ही न जाने कितने ख्वाब बुनती है। पर क्या हो जब सपनों का यही दिन किसी बुरे सपने में तब्दील हो जाए? क्या हो जब हंसी मजाक और छेड़छाड़ की पतली सी रेखा बदतमीजी और अपमान के गहरे गड्ढे में गिर जाए? और क्या हो जब एक दुल्हन को अपनी पूरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के दिन अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार की इज्जत के बीच किसी एक को चुनना पड़े? ये कहानी है एक ऐसी ही दुल्हन पूनम की। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, जब तक कि दूल्हे के दोस्तों और भाइयों ने मजाक मस्ती के नाम पर अपनी सारी हदें पार नहीं कर दी। उन्होंने दुल्हन की बहनों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पर जब उस दुल्हन ने अपनी रोती हुई बहनों को देखा और अपने होने वाले पति को उस बदतमीजी पर हंसते हुए पाया, तो उसने अपनी शादी के जोड़े में ही एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान के, यहां तक कि खुद दूल्हे के भी होश उड़ गए। तो चलिए इस कहानी के सफर में मेरे साथ चलिए और देखिए कि आखिर उस रात उस शादी के मंडप में ऐसा क्या हुआ जिसने दो परिवारों के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के एक मध्यम वर्गीय पर बहुत ही इज्जतदार मोहल्ले आशियाना में श्रीवास्तव जी का छोटा सा पर बहुत ही प्यार से सजाया हुआ घर था। श्रीवास्तव जी एक सरकारी दफ्तर से रिटायर्ड थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और मेहनत अपनी तीन बेटियों की परवरिश और उनकी शिक्षा में लगा दी थी। उनकी पत्नी शारदा जी एक बहुत ही सुलझी हुई और ममतामयी गृहिणी थी। उनका घर किसी महल जैसा तो नहीं था, पर वहां संस्कारों, प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी थी पूनम। 27 साल की पूनम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि उतनी ही समझदार और पढ़ी लिखी भी थी। उसने एमबीए किया था और एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही थी। वो आज के जमाने की लड़की थी जिसके अपने विचार थे, अपने सपने थे, पर साथ ही वो अपनी जड़ों और अपने परिवार के मूल्यों से भी गहराई से जुड़ी हुई थी। उसके लिए आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उससे छोटी थी पूजा, जो 20 साल की थी और कॉलेज में पढ़ रही थी। पूजा थोड़ी चंचल, हंसमुख और बातूनी थी। वो घर की रौनक थी। सबसे छोटी थी आरती, 17 साल की, जो अभी स्कूल में थी। आरती स्वभाव में थोड़ी शांत, शर्मीली और बहुत ही संवेदनशील थी। तीनों बहनों में प्यार बहुत था। वो सिर्फ बहनें नहीं बल्कि एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं। कई महीनों की तलाश के बाद पूनम का रिश्ता कानपुर के एक बड़े और जाने माने कारोबारी वर्मा परिवार में तय हुआ था। लड़का था राहुल, जो अपने पिता का बिजनेस संभालता था। राहुल देखने सुनने में अच्छा था, पढ़ा लिखा था और दोनों परिवारों को यह जोड़ी बिल्कुल सही लगी। श्रीवास्तव जी अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा और अमीर घर पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी जिंदगी भर की सारी बचत पूनम की शादी में लगा दी थी। वो चाहते थे कि उनकी बेटी की विदाई में कोई कमी न रह जाए। शादी का दिन आ पहुंचा। श्रीवास्तव जी का घर सुबह से ही मेहमानों, ढोल की थाप और मंगल गीतों की आवाजों से गूंज रहा था। घर को गेंदे के फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। आंगन में एक बड़ा सा शामियाना लगा था जहां मेहंदी और संगीत की रस्में हो रही थीं। पूनम सुर्ख लाल रंग के शादी के जोड़े में अपनी सहेलियों और बहनों से घिरी बैठी थी। उसके हाथों में राहुल के नाम की गहरी मेहंदी रची थी और आंखों में एक नए जीवन के अनगिनत सपने सज रहे थे। पूजा और आरती अपनी दीदी की शादी में सबसे ज्यादा खुश और उत्साहित थीं। वो दोनों तितलियों की तरह पूरे घर में फुदक रही थीं। कभी मेहमानों का स्वागत करती तो कभी अपनी दीदी की छेड़ती। माहौल में एक अजीब सी खुशी और एक प्याली सी बेचैनी घुली हुई थी। रात हुई और बारात के आने का समय हो गया। मोहल्ले के बाहर सड़क पर दूर से ही बैंड बाजे का शोर सुनाई देने लगा। पूजा और आरती दौड़कर बालकनी में गईं। दूर रोशनियों से जगमगाता हुआ बारात का काफिला किसी शाही जुलूस की तरह आगे बढ़ रहा था। राहुल एक सजी धजी घोड़ी पर बैठा था और उसके दोस्त और भाई बहन आगे आगे नाच रहे थे। श्रीवास्तव जी और उनके भाई बंधुओं ने दरवाजे पर बारात का स्वागत किया। मिलने की रस्म हुई। सब कुछ बहुत ही अच्छे से और परंपरा के अनुसार हो रहा था। राहुल के दोस्त और उसके चचीरे भाई विक्की और सुमित कुछ ज्यादा ही जोश में थे। उनकी महंगी गाड़ियों और डिजाइनर कपड़ों से उनकी अमीरी साफ झलक रही थी, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा घमंड और व्यवहार में एक छिछोरापन भी था। रस्मों की शुरुआत हंसी मजाक से हुई। जब शारदा जी दूल्हे की आरती उतार रही थीं, तो विक्की ने पीछे से मजाक में कहा, सासू माँ जरा ध्यान से, कहीं हमारे हैंडसम दोस्त को नजर ना लग जाए। सब लोग मुस्कुरा दिए। जब पूजा और आरती शरबत का ट्रे लेकर आईं, तो सुमित ने आरती की तरफ आंख मारते हुए कहा, वाह, सालियां तो दुल्हन से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। आरती यह सुनकर शर्म से लाल हो गई और नजरें झुका लीं। पूनम, जो ऊपर अपने कमरे से यह सब देख रही थी, उसे यह मजाक थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद शादी ब्याह में ऐसा थोड़ा बहुत चलता है।
पर यह तो बस एक शुरुआत थी। जयमाला के लिए जब पूनम को मंच पर लाया गया तो उसकी खूबसूरती देखकर एक पल के लिए सब लोग बस उसे देखते ही रह गए। राहुल भी उसे देखकर मुस्कुराया, पर जैसे ही पूनम ने राहुल को माला पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, विक्की और सुमित ने राहुल को अपने कंधों पर इतना ऊपर उठा लिया कि पूनम का हाथ उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो बार बार कोशिश करती और वो लोग और जोर जोर से हंसते। ये सब देखकर राहुल भी मुस्कुरा रहा था, उसे ये सब बहुत मजेदार लग रहा था। पूनम का चेहरा थोड़ा उतर गया, उसे अपने पिता और मेहमानों के सामने थोड़ा अपमानित महसूस हुआ। बड़ी मुश्किल से जब श्रीवास्तव जी ने अनुरोध किया, तब उन्होंने राहुल को नीचे उतारा और जयमाला की रस्म पूरी हुई। अब मजाक मस्ती का दौर धीरे धीरे बदतमीजी का रूप लेने लगा था। सबसे प्रसिद्ध और मजेदार रस्म जूता छिपाई का समय आया। पूजा और आरती ने बड़ी चालाकी से अपने जीजाजी के जूते छिपा दिए थे। जब राहुल ने अपने जूते मांगे तो पूजा ने शरारती अंदाज में कहा, जीजाजी जूते तो मिल जाएंगे, पर पहले आपको नेक देना होगा। यह सुनकर विक्की आगे आया और अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालते हुए बोला, अरे पैसों की क्या बात है, तुम पैसे मांगो तो सही, हम तुम पर पैसों की बारिश कर देंगे, पर तुम्हें भी तो कुछ करना होगा। पूजा ने कहा, हमें क्या करना होगा? विक्की ने एक गंदी मुस्कान के साथ कहा, हमारे साथ एक एक डांस करना होगा। यह सुनकर वहां खड़े सभी मेहमान थोड़ा असहज हो गए। श्रीवास्तव जी ने माहौल को संभालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, बच्चे हैं, शगुन मांग रहे हैं। पर राहुल ने अपने दोस्तों का ही साथ दिया। उसने कहा, अरे अंकल, करने दीजिए ना डांस, मजाक ही तो कर रहे हैं। पूजा, कर लो एक डांस, क्या हर्ज है। पूजा को बहुत अजीब लगा, पर जीजाजी के कहने पर वो मना नहीं कर पाई। जैसे ही गाना बजा और पूजा ने नाचना शुरू किया, विक्की और सुमित भी उसके साथ नाचने लगे, पर उनका नाचना नाचना कम और पूजा के करीब आने की कोशिश ज्यादा लग रहा था। वो बार बार जानबूझकर उससे टकरा रहे थे। एक बार तो विक्की ने नाचने के बहाने उसका दुपट्टा ही खींच लिया। पूजा घबरा गई और नाच बीच में ही छोड़कर वहां से भाग गई। अब हदें पार होने लगी थीं। खाने के समय जब लड़कियां मेहमानों की देखरेख कर रही थीं, तब यह सिलसिला और भी बढ़ गया। सुमित ने आरती को, जो मेहमानों को पानी पिला रही थी, कोने में रोक लिया और बोला, अरे साली साहिबा, कभी हमें भी पानी पिलाइए, हमारा गला भी सूख रहा है। आरती ने घबराकर उसे पानी का गिलास दिया, पर सुमित ने गिलास लेने के बहाने उसका हाथ पकड़ लिया। आरती ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते हुए वहां से भाग गई। ये सारी हरकतें पूनम दूर से देख रही थी। वो अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रही थी और उसका खून खौल रहा था, पर वो अपने माता पिता की इज्जत और शादी की रस्मों की वजह से चुप थी। वो बार बार राहुल की तरफ देखती, इस उम्मीद में कि शायद वो अपने दोस्तों को रोकेगा, उन्हें समझाएगा, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। राहुल या तो ये सब देखकर भी अनदेखा कर रहा था, या फिर वो भी अपने दोस्तों की इन हरकतों पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे वो इन सब का आनंद ले रहा हो। और फिर वो हुआ जिसने सब्र के सारे बांध तोड़ दिए। फेरों का समय हो रहा था। पंडित जी तैयारी कर रहे थे और मेहमान मंडप के चारों ओर बैठे थे। पूनम को फेरों के लिए बुलाया जाने वाला था। पूजा और आरती अपनी दीदी के कमरे में गईं ताकि उन्हें मंडप तक ले जा सकें। वो दोनों अपनी पिछली घटनाओं से अभी भी डरी और सहमी हुई थीं। जब वो पूनम को लेकर कमरे से बाहर निकली और मंडप की ओर जाने वाले गलियारे से गुजर रही थी, तो विक्की और सुमित अपने 2-3 और दोस्तों के साथ वहां खड़े थे। उन्होंने उन तीनों का रास्ता रोक लिया। विक्की ने एक गंदी सीटी बजाते हुए कहा, अरे वाह, तीनों बहनें एक साथ, आज तो यहाँ चांद सितारे सब जमीन पर उतर आए हैं। पूनम ने गुस्से से कहा, रास्ता छोड़िए, हमें मंडप में जाना है। सुमित हंसकर बोला, अरे इतनी जल्दी क्या है दुल्हनिया, अभी तो पूरी रात बाकी है, थोड़ा मजाक मस्ती तो हो जाए। पूजा चिल्लाई, छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी है। पर उसने जबरदस्ती उसको पीछे से पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे चूमने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त राहुल भी अपने कमरे से निकलकर वहीं आ पहुंचा। यह सब देखकर एक पल के लिए तो वो भी चौंक गया। पूजा ने उसे देखकर उम्मीद से कहा, जीजा जी देखिए ना, ये लोग क्या कर रहे हैं। पर राहुल ने जो किया, उसने पूनम की आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसने अपने दोस्तों को रोकने के बजाय एक ठंडी सी हंसी के साथ कहा, अरे विक्की, क्या कर रहा है यार, साली आधी घरवाली होती है, भूल गया क्या, छोड़ दे बेचारियों को, डर जाएंगी। ये कोई डांट नहीं थी, ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये उन सबकी हरकतों पर एक तरह की सहमति थी, एक तरह का मूक समर्थन था। उसने अपने दोस्तों के व्यवहार को गलत नहीं कहा, उसने बस लड़कियों को बेचारी कहकर एक और तमाचा मार दिया था। ये पूनम के लिए आखिरी कील साबित हुई। पूजा और आरती किसी तरह खुद को छुड़ाकर रोते हुए पूनम के पास भागी। वो दोनों अपनी दीदी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने सिसकते हुए कहा, दीदी प्लीज इस घर में शादी मत करना, ये लोग बहुत गंदे हैं दीदी, बहुत ज्यादा गंदे हैं। पूनम अपनी बहनों को पकड़े हुए वहीं पत्थर की मूरत की तरह खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कानों में सिर्फ राहुल की वो हंसी और उसके वो शब्द गूंज रहे थे, साली आधी घरवाली होती है।
वो सारे सपने, वो सारे ख्वाब जो उसने इस शादी को लेकर देखे थे, एक पल में कांच की तरह टूट कर बिखर गए। उसे एहसास हो गया कि जिस इंसान के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने जा रही थी, उसकी नजरों में औरतों की, यहां तक कि उसके अपने परिवार की लड़कियों की भी कोई इज्जत नहीं है। जो इंसान आज अपनी होने वाली सालियों के अपमान पर हंस सकता है, वो कल अपनी पत्नी के अपमान पर क्या करेगा। उसके अंदर का सारा दुख, सारा दर्द एक भयानक गुस्से में बदल गया। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। वहां अब सिर्फ एक आग थी, आत्मसम्मान की आग। उसने अपनी दोनों बहनों के आंसू पोंछे। उसने बहुत ही शांत पर एक ऐसी दृढ़ आवाज में कहा जो उसने खुद पहले कभी नहीं सुनी थी, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो, ये शादी नहीं होगी। ये कहकर वो मुड़ी। उसने ना राहुल की तरफ देखा, ना उसके दोस्तों की तरफ। वो सीधा उस मंडप की ओर चल पड़ी जहां सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो मंडप में पहुंची तो सब लोग उसे अकेले देखकर हैरान रह गए। पंडित जी ने कहा, बेटी, फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हे को बुलाओ। पूनम ने सबकी तरफ एक नजर देखा। उसके माता पिता, रिश्तेदार, मेहमान सब वहीं थे। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी पूरी ताकत से ऊंची और साफ आवाज में कहा, पंडित जी, अब कोई फेरे नहीं होंगे, मैं ये शादी नहीं कर रही हूं। ये सुनते ही पूरे मंडप में जैसे बम फट गया हो। एक गहरा सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ लोगों की सांसों की आवाजें ही भर रही थीं। सबसे पहले श्रीवास्तव जी अपनी जगह से उठे। वो घबराकर अपनी बेटी के पास आए। उन्होंने कहा, पूनम, ये क्या कह रही हो बेटी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पूनम ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, पापा, मेरा दिमाग आज ही तो ठीक हुआ है, आज ही तो मेरी आंखें खुली हैं। तब तक राहुल और उसके परिवार वाले भी वहां आ पहुंचे। राहुल के पिता वर्मा जी गुस्से से चिल्लाए, ये क्या बकवास है? शादी वाले दिन मंडप में ये सब तमाशा करने का क्या मतलब है? पूनम इस बार राहुल की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने कहा, तमाशा? तमाशा तो आप लोगों ने बना रखा है वर्मा जी, मेरी बहनों की इज्जत का, मेरे परिवार के सम्मान का। आपने अपने बेटों और उनके दोस्तों को औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया, पर मेरी मां ने मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जरूर सिखाया है। और फिर उसने एक एक करके शुरू से लेकर आखिर तक हुई हर एक घटना को, हर एक बदतमीजी को ऊंची आवाज में सबके सामने बयान कर दिया। उसने बताया कि कैसे मजाक के नाम पर उसकी बहनों को छुआ गया, कैसे उन पर गंदी फब्बियां कसी गईं। और फिर उसने राहुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये हैं आपके लायक बेटे, जो ये सब तमाशा अपनी आंखों से देखते रहे और रोकने के बजाय इस पर हंसते रहे। जो इंसान अपनी होने वाली पत्नी की बहनों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी पत्नी की क्या करेगा? मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, मुझे माफ कीजिए, पर यह शादी नहीं हो सकती। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया था। श्रीवास्तव जी और शारदा जी का सिर शर्म और दुख से झुक गया था, पर साथ ही अपनी बेटी की हिम्मत पर गर्व से ऊंचा भी हो गया था। वर्मा परिवार के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। उनका सारा घमंड, सारी हेकड़ी एक पल में चूर चूर हो गई थी। श्रीवास्तव जी अपनी बेटी के पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनकी आवाज में अपनी बेटी के लिए पूरा समर्थन था। उन्होंने कहा, तुमने जो फैसला किया है बेटा, वो बिल्कुल सही है। हमें ऐसी जगह अपनी बेटी नहीं ब्याहनी जहां उसकी और उसके परिवार की इज्जत ना हो। उन्होंने वर्मा जी की तरफ हाथ जोड़कर कहा, वर्मा जी, आप अपनी बारात वापस ले जा सकते हैं। सुनकर दूल्हे वालों का सर शर्म से झुक गया। दूल्हे के पिता ने सभी लड़कों को काफी लताड़ लगाई, खरी खोटी सुनाई, लेकिन अब गंगा बह चुकी थी। उन्होंने दुल्हन के पिता से माफी भी मांगी, लेकिन वो लोग शादी के लिए राजी नहीं हुए। बारात बेरंग लौट गई। वो ढोल ताशे, वो रोशनियां सब एक मातम के सन्नाटे में बदल गए। तो दोस्तों, ये थी पूनम की कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने समाज की लोक लाज की परवाह किए बिना अपने और अपने परिवार के सम्मान को चुना। उसने एक रात में अपनी शादी तोड़ दी, पर अपनी पूरी जिंदगी को टूटने से बचा लिया। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा और जरूरी संदेश देती है। ये संदेश हर उस लड़के और हर उस मर्द के लिए है जो मजाक और बदतमीजी के बीच का फर्क भूल जाते हैं, जो ये भूल जाते हैं कि जिस औरत के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। औरतों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का, हमारी इंसानियत का सबसे पहला पाठ है। और ये संदेश हर उस लड़की के लिए है जो कभी भी कहीं भी ऐसी किसी स्थिति का सामना करती है। चुप मत रहिए, डरिए मत। आपकी चुप्पी ही ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाती है। पूनम की तरह अपनी आवाज उठाइए। आपका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते, किसी भी परंपरा से बढ़कर है। अगर पूनम की इस हिम्मत भरी कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप पूनम के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें